शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वजीर आजम बन गए। शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब के हिस्से में 92 वोट आए हैं। शहबाज शरीफ को इस बार भी शदीद मुआशी मसाइल का सामना होगा और सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी सूरत हाल को संभालना होगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुआशियात। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि शहबाज शरीफ की जो वजारत उज़्मा है वो आते ही एक खासा मुश्किल काम उन पर आन पड़ा है, क्योंकि पहले भी मईशत वैसी थी। अब 16 महीने की हुकूमत उनकी और अब की हुकूमत में क्या फ़र्क होगा? क्या अब ज़्यादा आसान है या मामलात मुश्किल होंगे कदरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि पाकिस्तान के हम फंडामेंटल मसाइल को तो हल कर नहीं पाते, तो जो मसाइल हैं वो गंभीर से गंभीरतर होते चले जाते हैं। इसलिए हम हर आने वाली हुकूमत में ये कहते हैं कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये बात इस तरह सही है कि अगर आप पीछे चले जाएं तो बहुत बड़ा मालियाती खसारा होता था, अब उससे बड़ा मालियाती खसारा है। अब ये हालत हो गई है कि हम डेट के पैसे देने के लिए भी बोरो करते हैं, यानी कि इस दफ़ा जो डेट हमने देना है, जो मार्कअप हमने देना है, वो 8300 अरब रुपया है। हमारी कुल आमदन जो है फेडरल गवर्नमेंट की वो 7300 बिलियन रुपीज़ होगी। 1000 अरब रुपया बोरो करेंगे तो ये देंगे, बाकी एवरीथिंग एल्स इज ऑन बोरोड मनी। तो गो बैक 4-5 ईयर्स तो हम कम से कम मार्कअप दे रहे थे, कुछ और पैसे हमारे पास आ जाते थे फेडरल गवर्नमेंट में और एक गवर्नमेंट चल रही थी। सो जब लोग ये कहते हैं कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो मतलब ये है कि वो जो नाजुक दौर है वो बदतरीन होता चला जा रहा है। ये एक हकीकत है, पर मसला ये है कि हम इन चीज़ों का अदराक नहीं करते और इन चीज़ों पर खुलकर गुफ्तगू नहीं करते। हम सतही गुफ्तगू करते हैं और उस सतही गुफ्तगू की वजह से जो फंडामेंटल मसाइल हैं वो वहीं रह जाते हैं। अब सबसे बड़ा काम जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नई आने वाली गवर्नमेंट का है वो ये है कि क्या उनके पास कोई कॉम्पिटेंट टीम है। और मैं टीम से ये नहीं कहता कि एक वज़ीर ख़जाना है, एक वज़ीर एनर्जी है। देखिए, ये तो वज़रा होने ही चाहिए, ये पॉलिटिकल सेटअप्स हैं, पर पाकिस्तान के पास क्या वो एस्टैब्लिशमेंट का पैराफिनेलिया है और फिर वो टेक्नोक्रेसी है। जो ये एक मसला जो मैंने आपके सामने रखना है, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि इस वक्त जो वफाकी फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है उसको दुरुस्त किस तरह करना है। ये जो हम एक खसारे की हुकूमत चला रहे हैं, इस खसारे की हुकूमत का खसारा किस तरह कम करना है। इसमें टैक्सेस का रिफॉर्म भी है और एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म भी है। यहाँ से तो शुरू करें अपना पहला दिन। अगर ये नहीं करेंगे तो एवरीथिंग एल्स is not going to get sorted, because ये जड़ है हर चीज़ की। IMF पे जाने की जड़ भी यही है, बिकॉज इसी की वजह से बैरूनी खसारे होते हैं, इसी की वजह से हमारी जो सख्त है अपने मुल्क को चलाने की वो नहीं है और हमें बैरूनी बोरो करना पड़ता है। सो लेट्स सी कि इस पे वो क्या हिकमत अमली रखते हैं। मेरा ख्याल है कि आज तक कोई सीरियस एफर्ट टैक्स रिफॉर्म का नहीं हुआ। एक ही एफर्ट कर लें, वो ये है कि अगले 6 महीने साल में कोई ऐसा प्लान बना लें अपने एक्सपर्ट्स को कह के कि FBR का पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिजिटाइजेशन ऑटोमेशन का रिफॉर्म क्या है। एक्सपेंडिचर की मद में ऑस्टेरिटी नहीं, मतलब मैं 10 ऑस्टेरिटी कमिटीज़ देख चुका हूं जो बिल्कुल किसी काम की नहीं होती और कुछ डिलीवर नहीं करती। एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म का मतलब पेंशन का रिफॉर्म है, डेट का रिफॉर्म है, पाकिस्तान के PSDP का रिफॉर्म है, पाकिस्तान के बजटिंग का रिफॉर्म है, पाकिस्तान की टारगेटेड सब्सिडी का रिफॉर्म है। यार लेट्स गेट सीरियस अबाउट डूइंग जो फंडामेंटल काम होने वाले हैं। नहीं करेंगे तो बहुत डिफिकल्टी में रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब हमने ये देखा कि माजी में 16 महीने में तो बहरहाल वो कह रहे थे हमारे पास टाइम भी कम था, उसमें भी हम कॉस्मेटिक किस्म की चीज़ें तो देखी हैं, लेकिन वो रिफॉर्म्स की जानिब बढ़ना या उस पर काम होना वो नहीं देखा। तो अब जो आप कह रहे हैं, हमने माजी में इसाक डार साहब या मुस्लिम नून की हुकूमत को देखा, वो कॉस्मेटिक पे तो बड़ा ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन रिफॉर्म्स में तो अनफॉर्चुनेट कोई भी हुकूमत हो उनका माजी में भी नज़र नहीं आया कि काम हो। क्योंकि कॉस्मेटिक चेंजेस के हम ऑस्टेरिटी कमेटी बना देते हैं, हर आने वाली हुकूमत बना देती है, उससे कुछ भी नहीं निकलता। बात यह है कि असल तो बात यह है कि एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म होना चाहिए। अब एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म जो है वो तो हार्ड वर्क मांगता है कि पाकिस्तान की पूरी डोमेस्टिक डेट और इंटरनेशनल डेट जो है, जो ग्लोबल डेट हम डॉलर्स में होल्ड कर रहे हैं, यूरोज़ में होल्ड कर रहे हैं, जब जापानीज़ करेंसी में होल्ड कर रहे हैं, इस सारे का करना क्या है। मल्टीलैटरल से कैसे गुफ्तगू करनी है, पाकिस्तान की बायलैटरल से कैसे गुफ्तगू करनी है, कमर्शियल डेट को कैसे संभालना है, मैच्योरिटीज़ को कैसे तब्दील करना है। जब मैं ये गुफ्तगू आपसे करता हूँ तो आप भी कहेंगे यार ये तो बड़े मुश्किल काम आप बता रहे हैं। दुरुस्त, और मुश्किल काम करने के लिए मुश्किल
सी टीम लानी पड़ती है, जो टीम आपके सामने खड़ी हो कि कैसे कि ये गाड़ियों को रोकना, ये पेपर रोकना, ये ऑपरेशनल काम छोटे छोटे जो ये मुल्क को नहीं निकालेंगे। आप सारी सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म करना चाहते हैं तो पहले तो मोनेटाइज कीजिए सारी सिविल सर्विसेज को, ताकि हमें मालूम तो हो कि व्हाट इज एनीवन टेकिंग होम। यही एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। तो कहने का मकसद यह है कि और ये एक दिन में नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटे फैसले आप करके आप आज अनाउंस कर देते हैं कि हमने फैसला किया कि हम बैरूनी ट्रैवल कम कर देंगे। ये छोटे छोटे फैसले हैं। पाकिस्तान के मसाइल इतने डीप, गहरे और ब्रॉड हैं कि इनके लिए फैसले भी उतने डीप, गहरे और ब्रॉड करने पड़ेंगे। अब उसके करने के लिए पहले आइडियाज तो लाए ना कि व्हाट आर द आइडियाज टू इम्प्लीमेंट। फिर उनमें से मेरे कुछ आइडियाज ठीक नहीं होंगे, कोई मुझे इकोनॉमिस्ट, कोई मुझे सोशियोलॉजिस्ट चैलेंज करेगा कि नहीं डॉक्टर साहब पेंशन का रिफॉर्म इस तरह नहीं होगा। हम 803 अरब रुपए की पेंशन दे रहे हैं। आप यकीन कीजिए, मैंने फाइनेंस की टेबल पे बैठ के आज से 5-6 साल पहले कहा कि ये 250-300 अरब हुआ करती थी, ये डबल हो जाएगी। आई वॉज इवन रॉन्ग, ये 800 अरब हो गई है। ये अगले आने वाले सालों में ऐसा बोझ है, और ये मैं फेडरल गवर्नमेंट की बता रहा हूँ, जब सारे प्रोविंसेस की मैं डालता हूँ तो एक दिन ऐसा होगा कि आप खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे कि हाउ डू वी पे पेंशन्स ऑफ पेंशनर्स इन पाकिस्तान। ये इतना सीरियस हो गया है मसला। अब अगर नहीं करेंगे तो ये तनज़्ज़ुली का जो सफ़र है ये हमें एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस में लेके जा रहा है। आईएमएफ तो हल नहीं है यार। आईएमएफ जो है वो तो मरहम पट्टी करके आईसीयू से निकाल के आपको सर्जिकल वार्ड में ले आएगा। ये बात वो भी आप जरूरी सही है। कर रहे हैं कि क्योंकि कल मैं भी शहबाज शरीफ का बयान सुन रही थी तो उन्होंने यही कहा कि हमें डीप सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन वो सर्जरी किस तरीके से होगी और अमल किस तरीके से एक्ट होता है, ये एक देखने की बात है। और जायज़ा रिपोर्ट की बात करें तो देखें तो इस वक्त मुल्क में अफरात ज़र 30% के करीब है और इक़्तिसादी तरक्की की शरह तकरीबन 2% है। तो ऐसी सूरत हाल में मौजूदा नई हुकूमत को सबसे पहले किस चैलेंज का सामना करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्लियर चैलेंज ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट ख़त्म हो रहा है। ये एक 9 माह का इंटरिम प्रोग्राम था, लाइक एन इंटरिम गवर्नमेंट को राइड आउट कराने के लिए। ये हो गया है। इसका पहला रिव्यू कंप्लीट है। सेकंड रिव्यू कराइए, 1.1 अरब डॉलर अपनी किटी में डालिए ताकि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 8 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, वो बढ़ना शुरू हो और ये साल जो है मालियाती साल गुजरे। फिर एक टीम पुट टुगेदर कीजिए अपने थिंकर्स की, जिसमें पॉलिसी मेकर्स भी होंगे, इकोनॉमिस्ट भी होंगे, एनर्जी सेक्टर स्पेशलिस्ट भी होंगे, इन्वेस्टमेंट सेक्टर स्पेशलिस्ट भी होंगे, जो आपको एक प्रोग्राम दें कि यार दिस इज द प्रोग्राम जिसके साथ आप आईएमएफ से निगोशिएट कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि बगैर प्रोग्राम के आईएमएफ के पास पहुंच जाएंगे ना कि जी ओके अब बताइए क्या करना है, तो आईएमएफ आपको एक स्ट्रेट जैकेट का बड़ा सवियर ऑस्टेरिटी का प्रोग्राम देगा, डेट रीस्ट्रक्चरिंग कराएगा, लोगों पे बहुत भारी गुजरेगा। अगर आपने अपने प्रोग्राम की सोच डेवलप कर ली होगी और आपके पास हर सेक्टर में कि यार मैंने जीएसटी नहीं बढ़ाना बिकॉज ये एक ऐसा टैक्स है जो हर्ट करता है, मैंने वेजेस को टैक्स ज़्यादा नहीं करना, बल्कि मैंने रियल इनकम्स को कैसे टैक्स करना है जो अंडर टैक्सड हैं इस मुल्क में, मैंने डिजिटाइजेशन का प्रोसेस कैसे चलाना है, मैंने रिटेल सेक्टर से कैसे अपना टैक्स निकालना है। अगर आप इन चीज़ों पे सोचना शुरू कर देंगे, और ये आपको 1 बाय 1 लिखे होने चाहिए, आपका एक कागज़ होना चाहिए जो मेरे सामने पड़ा हो, जिसपे मेरे पास प्रोविजंस लिखी हो जो मैं आईएमएफ के पास लेके जा सकता हूँ। फिर आईएमएफ से बात कीजिए, फिर आप आंखों में आंखें डाल के भी बात कर सकते हैं आईएमएफ से, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कोई मतलब उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए हैं जहाँ से हम पढ़े हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आईएमएफ ने तो अभी मुतालबा पेट्रोलियम मसनूआत पर, अद्वियात पर, प्रोसेस फूड पर, मुख्तलिफ अशिया पर कर दिया कि जीएसटी में 18% तक जो है वो इजाफा कर दिया जाए। तो आईएमएफ तो पहले ही मुतालिबात अपने सामने ले आया है, तो अब जब वो मुतालिबात ले आया, हमने फिर आंखों में आंखें डाल के क्या बात करनी? देखो ना, तभी करेंगे मेरे दोस्त आंखों में आंखें डाल के बात, जबकि मेरे पास ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। हम 2013 में आंखों में आंखें डाल के ही करते थे बात। 21वां प्रोग्राम रन कर रहे थे, मैं उस टीम का कलीदी पार्ट था, बड़ी प्रेपरेशन से जाते थे। और जैसे ये सारी चीज़ें, लेट से आप आईएमएफ हैं, आपने मेरे सामने ये सारी चीज़ें रख दी, तो पहले तो मुझे इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देना होगा कि जहाँ मेरी इन्फ्लेशन इतनी चढ़ रही है ऊपर और चल रही है, कंसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है, और मेरी जो लोग हैं वो सतह गुर्बत से गिर रहे हैं, तो मैं जीएसटी कैसे बढ़ा दूं इस मुल्क में? ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं क्या चाहता हूं कि मेरी जो सेल्स हैं वो कम हो? मैं ये नहीं चाहता। तो जब मैं ये नहीं चाहता तो हियर इज़ माय प्रपोजल टू यू कि मैं 200 अरब रुपया कहाँ से लाऊंगा, और वो ऐसा होगा कि वो जो लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी में अनटैक्सड है मैं वहाँ से लाऊंगा। ये तो मैं एक प्रपोजल आपके सामने रख रहा हूँ, मैं ऐसी कई प्रपोजल्स, मैं ऐसी 10
प्रपोजल्स आपके सामने रख सकता हूँ। रियल एस्टेट, रिटेल, होलसेल, पाकिस्तान की इमूवेबल प्रॉपर्टी, पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, टैक्स गैप्स हैं 50% के, कहीं कहीं इससे भी ज्यादा हैं। जब मैं ये सामने बातें रखूंगा तो क्या IMF मुझे ये कहेगा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप तो बड़ी गलत बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स लेना शुरू कर दो। सो बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। इफ यू गो इन एन IMF प्रोग्राम और उसमें आपकी प्रिपरेशन ठीक ना हो तो यकीन रखिए कि वो प्रोग्राम या तो चलेगा नहीं, और चलेगा तो बहुत भारी पड़ेगा। लेट मी से वन थिंग जो मैं बहुत समझाना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट एन IMF प्रोग्राम। प्लीज़ मेरी ये नेशन को समझना है, पॉलिसी मेकर्स को समझना है। मैं हर मुल्क को ये कहता हूँ, पाकिस्तान को भी, इट इज़ अ कंट्री ओन्ड प्रोग्राम सपोर्टेड बाय एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ द IMF। जब आप ये सोचेंगे तो आप बताइए फिर प्रोग्राम क्या है आपका। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको पाकिस्तानियों को समझना चाहिए और उन्हीं को लेकर चलना चाहिए गवर्नमेंट को कि यही पॉलिसीज़ बनाएंगे, यही चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। अदरवाइज़ इंपोर्टेड पॉलिसीज़ और इंपोर्टेड अगर टेक्नोक्रेट्स ने आगे बैठना है तो मसाइल को ना ग्रास रूट लेवल पर समझ सकते हैं ना हो सकता है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।